हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे ESRA चैप्टर देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ऐसे देखा होगा कि OPD लेवल पे हम लोग CBC विद ESR वगैरह पेशेंट को ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ESR मतलब है क्या, उसका प्रिंसिपल्स क्या क्या है, उसके नॉर्मल रेंजेस क्या क्या है, वहाँ पे उसके इंटरप्रिटेशंस वगैरह कैसे कैसे करना है, कौन सी कंडीशन पे ESR वगैरह बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें वगैरह आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आज लेक्चर्स में आज हम लोग यहाँ पे ESR के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ESR एक्चुअली है क्या, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ESR का फुल फॉर्म क्या है, इट इज अ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या है ये, इट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसको क्यों कहा जाता है, ये हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल पे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान में रखना कि दोस्तों हमारे बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे हमारे अल्वेलाई में इन्फ्लेमेशन है, इसके साथ साथ समझो कई बार हमारे आर्थराइटिस वगैरह, मतलब वहाँ पे आर्थराइटिस वगैरह है, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है, मतलब वहाँ पे बोन में वगैरह हमारे जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन वगैरह है। इसी के साथ साथ समझो वहाँ पे हमारे आर्टरीज वगैरह है, आर्टरीज में वगैरह इन्फ्लेमेशन वगैरह है। तो ऐसी कंडीशन में वगैरह क्या होता है दोस्तों, ये ESR की वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ESR की वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो तो ESR की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान चलो कि पेशेंट हमारे पास क्रोनिक कफ की कंप्लेन वगैरह लेके आता है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को सबसे पहले CBC विद ESR वगैरह पेशेंट को एडवाइस करते हैं। समझो वहाँ पे ESR की वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी है, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट समझो कि पेशेंट को इवनिंग राइज इन टेम्परेचर है, इसी के साथ साथ पेशेंट को कफ की कंप्लेन है, मोर देन 15 डेज वगैरह की कफ की कंप्लेन है, वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स वगैरह है, ये सब कंप्लेन वगैरह पेशेंट को है, और यहाँ पे हम लोगों ने ESR को वगैरह एडवाइस किया, और ESR की भी वैल्यू भी मार्केटली एलिवेटेड है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका यहाँ पे ऐसा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एरिथ्रोसाइट क्या करते हैं, हमारे ESR की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, हमारे बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो तो ये वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट करती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ESR क्या है, एन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज अ ब्लड टेस्ट दैट कैन शो इफ यू हैव एन इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में समझो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो तो ये वैल्यू क्या, एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट वगैरह ये वैल्यू इंडिकेट करती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, जरा से ये ध्यान में रखना। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन योर इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू इंजुरी, ये इन्फ्लेमेशन किस टाइप का हो सकता है, यहाँ पे जरा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेमेशन इन योर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू एनी इंजुरी, या फिर वहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह है बॉडी में, और मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स, सर्टन कैंसर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स वगैरह, जो कुछ भी यहाँ पे है इसकी वैल्यू यहाँ पे ये इंडिकेट करते हैं दोस्तों। ये मान चलो कि पेशेंट को क्रोनिक एनीमिया वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये पेशेंट का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ESR वैल्यू रेज्ड होती है। इसी के साथ साथ समझो वहाँ पे कुछ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स है, या फिर समझो वहाँ पे अबनॉर्मली हमारे जो बोन मैरो जो है अबनॉर्मली प्लाज्मा सेल्स वगैरह अब नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ये वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों। इसी के साथ साथ कई बार जो ब्लड कैंसर्स वगैरह जैसे है, या फिर वहाँ पे कैंसर के ट्यूमर्स वगैरह रहते हैं, कई बार ऐसे कैंसरस सेल्स वगैरह बढ़ जाने की वजह से भी ये ESR वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये ESR के बारे में जरा सा जनरल है दोस्तों। ठीक है, इसको एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट ऐसा क्यों कहा जाता है, ये हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ी देर में प्रिंसिपल पे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा इसका प्रिंसिपल क्या है, जरा सा ये ESR का देख लेते हैं दोस्तों। क्या होता है ये ESR में हम लोग पेशेंट का ब्लड सैंपल्स वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, पेशेंट ESR करना है तो पेशेंट का ब्लड सैंपल ले लेते हैं, और यहाँ पे जो वर्टिकल ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे जो यहाँ पे वर्टिकल ट्यूब्स है ना, ये वर्टिकल ट्यूब्स में ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, और ये ब्लड सैंपल लेने के बाद पेशेंट को क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जरा सा 1 घंटे के लिए ऐसे ही एकदम स्टेबल कंडीशन में बिना धक्का वगैरह दिए पेशेंट को ऐसा, मतलब यहाँ पे जो ब्लड सैंपल है ट्यूब में लेके, वर्टिकल ट्यूब में लेके ऐसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं समझो। ठीक है, ऐसे समझो ये वर्टिकल ट्यूब है, वर्टिकल ट्यूब में हम लोगों ने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लेने के बाद ऐसे एक बाजू में इसको एक घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हमारे इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा का पार्ट रहता है ना, ये प्लाज्मा का पार्ट यहाँ पे पेशेंट को समझो ये ऊपर की तरफ रहता है दोस्तों। ठीक है, ये प्लाज्मा का पार्ट ऊपर की तरफ रहता है, और ये RBCs का पार्ट रहता है ना, ये RBCs वगैरह नीचे की तरफ रहते हैं दोस्तों। ठीक है, RBC नीचे की तरफ रहते हैं और प्लाज्मा वगैरह ऊपर रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस ऐसा रहता है कि जब हमारे बॉडी में समझो कहीं पे भी इन्फ्लामेशन वगैरह है, तो इन्फ्लामेशन हुआ तो
हमारी जो आरबीसीज है ना, आरबीसीज क्या हो जाती है दोस्तों, हेवी हो जाती है। ठीक है, आरबीसी क्या होते हैं, हेवी हो जाते हैं और यहाँ पे जो बेस में आरबीसीज जमा होने लगते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे सेडिमेंट होने लगती है दोस्तों। ठीक है, इसमें सेपरेशन हो गया 1 घंटे के लिए रखने के बाद ये पेशेंट का प्लाज्मा ऊपर की तरफ होता है और जो आरबीसीज वगैरह रहते हैं ना, सेडिमेंटेड आरबीसी नीचे बैठ जाते हैं ऐसे। ठीक है, नीचे बैठ जाते हैं। जब जितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है उतना ज़्यादा पेशेंट के आरबीसीज वगैरह नीचे बैठ जाते हैं, मतलब वहाँ पे ईएसआर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी रहती है दोस्तों। ठीक है, मतलब वहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन है ईएसआर की, जो ये राइट साइड में आपको ये दिख रहा है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है ईएसआर की, मतलब ये पेशेंट का ईएसआर वगैरह कितना है 10, 20 वगैरह ऐसा है दोस्तों। और यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, ये आरबीसीज है। ठीक है, यहाँ पे समझो ये नॉर्मल कंडीशन है ईएसआर की और ये अब नॉर्मल ईएसआर वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे आरबीसीज वगैरह बहुत ज़्यादा सेडिमेंट होकर यहाँ पे नीचे ये आरबीसीज वगैरह जमा हो रहे वर्टिकल ट्यूब में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पेशेंट का ईएसआर कितना है, लगभग 80 के रेंज में ये पेशेंट को ईएसआर वगैरह आता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे ईएसआर की वैल्यू इंडिकेट करती है। और ये नॉर्मल रेंज में देखो यहाँ पे समझो ये आरबीसीज पेशेंट का ये सेडिमेंट यहाँ पे इधर तक हो रहे, मतलब 10 से 20 के बीच में ये पेशेंट का ईएसआर वगैरह आता है दोस्तों। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट का मतलब क्या रहता है कि हमारे जो आरबीसीज वगैरह रहते हैं ये सेडिमेंट होने लगते हैं वर्टिकल ट्यूब में। ठीक है, क्या होते हैं हमारे आरबीसीज वगैरह ऐसे 1 घंटे के लिए रखने के बाद पेशेंट के आरबीसीज वगैरह ये सेडिमेंट होने लगते हैं वर्टिकल ट्यूब में और यहाँ पे प्लाज्मा वगैरह ऊपर रहता है दोस्तों। ये सेडिमेंटेड आरबीसीज की वैल्यू ये ईएसआर वैल्यू इंडिकेट करती है दोस्तों यहाँ पे। समझ गए, ये प्रिंसिपल है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंसिपल फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हेन अ वेल मिक्स्ड एंटीकोआगुलेटेड ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ वर्टिकल ट्यूब द एरिथ्रोसाइट्स टेंड टू सिंक एट द बॉटम। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 घंटे के लिए पेशेंट को जो ब्लड सैंपल वगैरह वर्टिकल ट्यूब में लेने के बाद 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये सेडिमेंटेड आरबीसी सिंक होके बॉटम में ये आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 2 लेयर्स आर फॉर्म्ड अपर प्लाज्मा लेयर, ये जो हम लोग ये पीला पीला कलर देख रहे हैं ना, ये प्लाज्मा लेयर है अपर, इट इज अपर प्लाज्मा लेयर एंड लोअर वन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे 2 लेयर्स फॉर्मेशन हो गए, जैसे कि हम लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले सबसे पहले आता है ये प्लाज्मा लेयर और दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पे ये आरबीसीज की सेकेंडरी। ठीक है, ये है आरबीसीज की सेकेंड रो। ठीक है, 2 लेयर्स आर फॉर्म्ड अपर प्लाज्मा लेयर एंड लोअर वन इज रेड ब्लड सेल्स। The length fall on the top of the column erythrocytes in the given interval of time is ESR। मतलब 1 घंटे में जो लेवल इंडिकेट करती है ना ये आरबीसीज की, ये वैल्यू ईएसआर की वैल्यू इंडिकेट करता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले ट्यूब में जो दिख रहा है यहाँ पे ईएसआर पेशेंट का कितना 80 तक ईएसआर पेशेंट का आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये इसका हो गया है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल वगैरह आप लोगों को जरा सा पता होना चाहिए कि ईएसआर वगैरह है क्या, ना कि सिर्फ वैल्यूज वगैरह हम लोगों को पता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं रहता। जरा सा हम लोगों को ये प्रिंसिपल भी पता रहने चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे चलती है इसके नॉर्मल रेंजेस वगैरह क्या क्या जरा से यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका नॉर्मल रेंज क्या है पेशेंट का, मेल में 0 to 10 mm एट 1 आवर। ठीक है, मतलब ये हम लोग जो वर्टिकल ट्यूब्स में ब्लड सैंपल कितना 1 घंटे के लिए रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेल में वैल्यू कितना चाहिए 0 to 10 mm एट 1 आवर एंड फीमेल में कितना रहता है दोस्तों 0 to 20 mm एट 1 आवर। ठीक है, फीमेल में इसकी वैल्यू कितना रहता है 0 to 20 mm एट 1 आवर। ये नॉर्मल रेंजेस आपको अच्छी तरह से ये याद रहनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ईएसआर वगैरह कितना रहता है, समझो यहाँ पे 40 है 50 है, तो हम लोग वहाँ पे उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स वगैरह पेशेंट को क्या क्या है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जरा सा डायग्नोसिस हो गया या फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस वगैरह यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सो इसकी ये नॉर्मल रेंजेस वगैरह हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे जरा सा इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ ईएसआर क्या क्या है जरा से ये देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ईएसआर वगैरह जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे कोई से भी हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन वगैरह है तो ये वैल्यू यहाँ पे ईएसआर की बढ़ जाती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आरबीसी जो ईएसआर की वैल्यूज वगैरह है कितनी बढ़ जाती है उसके हिसाब से हम लोगों को जरा सा डायग्नोसिस भी उसके हिसाब से करना है दोस्तों यहाँ पे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ईएसआर मार्क्ड एलिवेटेड, मॉडरेट एलिवेटेड एंड लो लेवल ऑफ ईएसआर ऐसे 3 कैटेगरी में यहाँ पे हम लोग इंटरप्रिटेशन देखने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि ईएसआर इज मार्क्ड एलिवेटेड कौन सी कंडीशन में ईएसआर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मतलब कितनी होती है, समझो कम से कम 100 mm पर आवर के ऊपर ये ईएसआर की वैल्यू बढ़ जाती है।
दोस्तों ये जो मार्कली एलिवेटेड ESR वगैरह है ना, ये जनरली जो कैंसरस पेशेंट्स वगैरह है, ब्लड कैंसर के जो पेशेंट वगैरह है, ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस में वगैरह ये ESR की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे मार्कली एलिवेटेड ESR वगैरह दिखाई देता है। इन मोनोक्लोनल ब्लड प्रोटीन डिसऑर्डर्स सच एज मल्टीपल माइलोमा और माइक्रोग्लोबुलिनेमिया जो कंडीशन वगैरह है, जो दोस्तों ये मल्टीपल माइलोमा है, माइक्रोग्लोबुलिनेमिया है और पॉलीक्लोनल हाइपरग्लोबुलिनेमिया वगैरह है, ये सब कंडीशन कौन सी है दोस्तों? ये कौन सी कंडीशन है दोस्तों? कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स की है। ठीक है, कैंसर ऑफ जो प्लाज्मा सेल्स की है, जो कैंसर्स वगैरह है, ये ऐसी कंडीशन में ये ESR की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ अ मोनोक्लोनल ब्लड प्रोटीन डिसऑर्डर्स वगैरह है, जिसमें कि ये ESR वैल्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है, माइक्रोग्लोबुलिनेमिया है, पॉलीक्लोनल हाइपरग्लोबुलिनेमिया है। ऐसे कंडीशन जो है कि प्लाज्मा सेल की जो कैंसरस है यहाँ पे ये जनरली दिखाई देती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी डिसीजेस एंड हाइपर फाइब्रिनोजेनेमिया, मतलब कि यहाँ पे जो फाइब्रिन लेवल जो है यहाँ पे अब नॉर्मली लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रिन लेवल वगैरह इंक्रीज होते हैं ऐसे केसेस में वगैरह। इसी के साथ साथ समझो मैलिग्नेंसीज वगैरह है, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा कि ब्लड कैंसर के जो पेशेंट्स वगैरह है ऐसे केसेस में। इसी के साथ साथ समझो टेम्पोरल आर्टराइटिस वगैरह है, जैसे कि ये फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टराइटिस मतलब जो हमारे आर्टरीज वगैरह है, आर्टरीज में भी वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह आने लगती है। इसी के साथ साथ जो टेम्पोरल लोब में जो आर्टरीज वगैरह रहते हैं, ऐसे केसेस में भी ये जरा से ESR की वैल्यू मार्कली एलिवेटेड होती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा मजेदार केस था कि हम लोगों ने एक पेशेंट को CBC विथ ESR वगैरह, पेशेंट को सीवियर हेडेक वगैरह रहता था, इसलिए ऐसे पेशेंट में हम लोगों ने जरा सा CBC ESR वगैरह एडवाइस किए थे दोस्तों। यहाँ पे एक बार पेशेंट को ESR 100 के ज़्यादा था। इसी के साथ साथ टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट भी पेशेंट का कितना था? टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट भी लगभग पेशेंट का 60,000 वगैरह थे, और यहाँ पे 60,000 थे। इसी के साथ साथ जो ESR की वैल्यू भी मोर देन 100 थी। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम लोगों को जैसा डाउट हुआ कि पेशेंट को ये अब नॉर्मल कंडीशंस वगैरह है, ये ब्लड डिसऑर्डर्स की वजह से वगैरह है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया केस वगैरह ऐसे केसेस में वगैरह जरा सा हम लोगों ने डायग्नोस, मतलब जरा सा प्रोविजनल डायग्नोसिस वगैरह हुआ। तो हम लोगों ने जरा सा फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के बाद पेशेंट को पता चला कि ये पेशेंट को क्या है दोस्तों? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की केस थी दोस्तों ये। ठीक है, कौन से है ये? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की केस थी, जिसमें कि WBC भी मोर देन 60,000 थे। इसी के साथ साथ जो ESR की वैल्यू भी मोर देन 100 mm/h की वगैरह थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तरह से जो कैंसरस के पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि माइलोमा है, माइक्रोफाइब्रोग्लोबुलिनेमिया वगैरह है, जैसे कि यहाँ में ये कैंसर ऑफ द प्लाज्मा सेल्स वगैरह है, ऐसे केसेस में वगैरह ये मैलिग्नेंसिस कंडीशन में ESR की जो वैल्यू है मार्कली एलिवेटेड दिखाई देती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हम लोगों को जरा सा पता रहना चाहिए। अभी हम लोग थोड़ी देर में अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मॉडरेटली एलिवेटेड ESR की वैल्यू वगैरह क्या है दोस्तों। मॉडरेटली एलिवेटेड मतलब जो हम पेशेंट को हम लोग जो वैल्यू है ESR की 20 to 100 के बीच में mm/h के बीच में है, तो ये मॉडरेट एलिवेटेड हम लोग यहाँ पे कैटेगरी में डालते हैं ESR वैल्यू को। जनरली जो दोस्तों ये जो पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, जनरली मॉडरेट एलिवेटेड जो ESR के जो पेशेंट रहते हैं ना, मतलब 20 to 100 के बीच में, ये जनरली जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, इसी के साथ साथ रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जो पेशेंट रहते हैं, ऐसे केसेस ये क्या होते हैं दोस्तों यहाँ पे मॉडरेटली एलिवेटेड कैटेगरी में आते हैं, मतलब उसका ESR की वैल्यू 20 to 100 के बीच में रहती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम लोग कई बार कैसे रहता है दोस्तों कि क्रोनिक कंप्लेंट्स वगैरह पेशेंट रहते हैं ना, क्रोनिक कैटेगरी के पेशेंट्स वगैरह ये मॉडरेटली एलिवेटेड कैटेगरी में आते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझो दोस्तों एक्टिव इन्फ्लेमेशन सच एज रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्रोनिक इन्फेक्शन सच एज ट्यूबरक्लोसिस, कोलेजन डिसीजेस, इसके साथ साथ जो न्यूरोप्लास्टिक डिसीजेस वगैरह है, ऐसे कंडीशन में भी ये जरा से मॉडरेटली एलिवेटेड कंडीशन दिखाई देने लगती है दोस्तों। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या वैल्यू इंडिकेट करती है? जो मार्कली एलिवेटेड है ना, पेशेंट की सीवियरिटी इंडिकेट करती है। फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास पेशेंट जॉइंट पेन की कंप्लेन लेके आता है, और वहाँ पे जॉइंट स्टिफनेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉइंट पे स्वेलिंग वगैरह है, पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या ऐसी कंडीशन में हम लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है। समझो वहाँ पे हम लोगों ने पेशेंट को ये RA टेस्ट वगैरह एडवाइस की, RA टेस्ट भी पॉजिटिव है,
तो लेकिन यहाँ पे जरा सा सीवियरिटी वगैरह देखने के लिए कई बार हम लोग CBC विथ ESR एंड पेशेंट को RA टेस्ट वगैरह ऐसे पेशेंट में एडवाइस करते हैं। RA तो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट RA पॉजिटिव है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव है, लेकिन ये ESR वैल्यू क्या इंडिकेट करती है दोस्तों, पेशेंट की डिसीज की जो सीवियरिटी इंडिकेट करती है। समझो मान चलो कि पेशेंट का ESR है ऐसे केसेस में 60 के ऊपर वगैरह है या फिर वहाँ पे 40 है, तो ठीक है, पेशेंट की ESR समझो यहाँ पे 40 वगैरह है, तो ये पेशेंट की सीवियरिटी वगैरह इंडिकेट करती है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन वगैरह कितना है, उसके जॉइंट में कितना ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, ये वैल्यू इंडिकेट करती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे केसेस में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस है, इसके साथ साथ कई बार ये क्रोनिक इन्फेक्शंस वगैरह है ऐसे केसेस में, और कई बार जो क्रोनिक एनीमिया के पेशेंट्स वगैरह रहते हैं ऐसे केसेस में भी ये मॉडरेटली एलिवेटेड रहता है ये ESR की वैल्यू वगैरह, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि क्रोनिक कफ रहता है उसको, इसी के साथ साथ पेशेंट को इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर है, इसके साथ साथ नाइट स्वेट्स वगैरह है, पेशेंट को वेट लॉस वगैरह है, ऐसे सिम्टम्स वगैरह देखने के बाद हम लोग ज़रा सा डायग्नोसिस मुझे हमारे डाउटफुल रहता है कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट वगैरह हो सकता है, तो हम लोग प्राइमरी तौर पर पेशेंट को CBC विथ ESR वगैरह करवाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में समझो ESR की वैल्यू अच्छे से कितना 80 तक चली गई, ठीक है, ESR की वैल्यू समझो 80 तक चली गई, तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का हो सकता है। तो हम लोग आगे चल के उसको चेस्ट एक्सरे, इसी के साथ साथ CBNAT टेस्टिंग वगैरह, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोग ये ट्यूबरकुलोसिस कन्फर्मेशन करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं दोस्तों। ये इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों को ये एलिवेटेड ESR जो है मॉडरेट एलिवेटेड कौन सी कंडीशन में है, इसी के साथ साथ मार्कली एलिवेटेड कौन सी कंडीशन में है, ये सब भी चीज़ें हम लोगों को पता रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी बाद में देख लेते हैं हम लोग दोस्तों कि लो लेवल ऑफ ESR कौन सी कंडीशन में रहता है। लो लेवल ऑफ ESR मतलब 0 to 1 mm, ये पेशेंट का जो वैल्यू रहता है 0 to 1 mm वगैरह का रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ESR की वैल्यू कम रहती है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे दोस्तों पॉलीसाइथेमिया है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने CBC पे लास्ट चैप्टर पे देखा था कि पॉलीसाइथेमिया वगैरह क्या है, जैसे कि अब नॉर्मली हाई HB वगैरह पेशेंट में ज़्यादा रहता है ऐसे केसेस में वगैरह। इसके साथ साथ हाइपोफाइब्रोनोजेनेमिया, मतलब वहाँ पे जो जैसे कि जो अब नॉर्मली लो लेवल ऑफ फाइब्रोनोजेन वगैरह यहाँ पे दिखाई देते हैं ऐसे केसेस में हाइपोफाइब्रोनोजेनेमिया में। बाद में इसी के जो क्रोनिक हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स वगैरह है, इसके साथ साथ सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स वगैरह है ऐसे केसेस में वगैरह ये पेशेंट को क्या होता है दोस्तों, ऐसे केसेस में वगैरह ये कई बार ये वैल्यू जरा सा ESR की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम दिखाई देने लगते दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे लो लेवल ऑफ ESR वगैरह की ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका ज़रा सा तो कुछ पॉइंट्स वगैरह ही ESR के बारे में ये भी हम लोगों को पता रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों समझो पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि पेशेंट का समझो ESR वगैरह 80 है, पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, या फिर फॉर एग्जांपल समझो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में हम लोगों ने ये स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन में ESR वगैरह पेशेंट का बढ़ा है और वहाँ पे हम लोगों ने उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह अकॉर्डिंग टू स्टार्ट कर दी। तो ऐसे केसेस में वगैरह ट्रीटमेंट का यहाँ पे पेशेंट को असर हो रहा है, इन्फ्लामेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये ESR की वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो जाती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे ESR की वैल्यू वगैरह हम लोग यहाँ पे देख के पेशेंट को सीवियरिटी कितनी है और यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट को हमारे फ़र्क वगैरह गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, मतलब वहाँ पे ट्रीटमेंट में पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छी तरह से चालू है या नहीं है, ये भी वैल्यू इंडिकेट करती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इफ़ पेशेंट इज इम्प्रूविंग ESR टेंड्स टू फॉल, मतलब वहाँ पे पेशेंट को हम लोग कुछ ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं तो ESR की वैल्यू वगैरह कम होनी चाहिए यहाँ पे, ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है दोस्तों, ठीक है। बाद में ESR इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव डिसीज, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह केसेस वगैरह है, ऐसे केसेस में एक्टिव केसेस में यहाँ पे जरा सा ये ESR की वैल्यू वगैरह एलिवेटेड रहती है। इट प्रोवाइड्स एन इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिसीजेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पेशेंट को ट्रीटमेंट में असर गिर रहा है, मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो रहा है तो ESR वैल्यू कम होती है, या फिर वहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रही है, मतलब वहाँ पे पेशेंट समझो ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा है, या फिर वहाँ पे हम लोग समझो कि जो हमारे एंटी ट्यूबरकुलर समझो पेशेंट को ड्रग वगैरह दे रहे तो पेशेंट को इसका इंपॉर्टेंट मतलब वहाँ पे उसका यूज़ प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, मेडिसिन अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये वैल्यू भी यहाँ पे इंडिकेट करती है। समझो प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन वगैरह जो हम लोगों ने दिए हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं किए तो ये ESR की वैल्यू बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये इंडिकेटर रहता है कि हमारी ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ज़रा सा अपग्रेड करनी चाहिए, ठीक है।
ये इंडिकेटर रहता है दोस्तों यहाँ पे। इसका भी सिग्निफिकेंस वगैरह हम लोगों को पता रहना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ साथ एन एलिवेटेड ESR ऑकर्स एज एन अर्ली फीचर ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस में वगैरह ऐसे अर्ली केसेस में वगैरह क्या होता है, मायोकार्डियल के अर्ली जो साइन सिम्टम्स दिखते हैं उसके साथ साथ ये ESR वैल्यू भी वहाँ पे बढ़ जाती है दोस्तों। मतलब यहाँ पे ये अर्ली इंडिकेटर है कि ESR की वैल्यू समझो वहाँ पे बढ़ी है। इसके साथ पेशेंट को चेस्ट पेन वगैरह है तो ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह ये ऐसे केसेस में हो सकता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ESR वैल्यू वगैरह है इसका इंपॉर्टेंस वगैरह आप लोगों को ये पता हुआ तो हम लोग उसके हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह सेट करते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट में जो हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं वो अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से वर्किंग मेडिकेशंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसके भी हिसाब से हम लोग वहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपग्रेड करनी है, यहाँ पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, या फिर वहाँ पे जरा सा जो ड्रग्स वगैरह है उसका डोजेस वगैरह कम करना है। ये भी वैल्यू इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस वगैरह ESR का है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।